Good morning, students. Once again, welcome back to Biology online classes. Dear student, लास्ट वीडियो में हमने आपको सक्रिय अवशोषण क्या है, सक्रिय अवशोषण के समर्थन में प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों पर आपसे चर्चा की गई, जिनमें से एक सिद्धांत शेष रह गया। एक बार पुनः हम आपको रिवाइज कर रहे हैं कि सक्रिय अवशोषण क्या है। खनिज तत्व सांद्रण प्रवणता या वैद्युत रासायनिक प्रवणता के विरुद्ध क्या करते हैं, गमन करते हैं। सक्रिय अवशोषण की क्रिया कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाओं पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, और जिसे क्या कहा जाता है, सक्रिय अवशोषण कहते हैं। सक्रिय अवशोषण की क्रिया के लिए ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ऊर्जा के रूप में एटीपी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। सक्रिय अवशोषण के समर्थन में प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। पहला सिद्धांत था वैद्युत रासायनिक प्रवणता का सिद्धांत। वैद्युत रासायनिक प्रवणता का सिद्धांत माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने 1968 में प्रस्तुत किया। या हम कह सकते हैं कि माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने 1968 के अंदर वैद्युत रासायनिक प्रवणता की परिकल्पना दी। ठीक है, इस परिकल्पना में क्या बताया गया, मैंने आपको बताया कि ये अवरोधक झिल्ली होती है, और अवरोधक झिल्ली की बाह्य सतह होती है, ये आंतरिक सतह होती है। ये बाहरी सतह होती है, ये कौन सी सतह होती है, भीतरी सतह होती है। बाहरी सतह और जो भीतरी सतह होते हैं, इन दोनों पर क्या होता है, वैद्युत रासायनिक, ठीक है, प्रवणता। इन दोनों सतहों पर वैद्युत रासायनिक प्रवणता उत्पन्न होने के कारण ऋण आयनों का स्थानांतरण क्या होता है, बाह्य सतह से आंतरिक सतह की ओर हो जाता है, अर्थात ऋण आयनों का स्थानांतरण हो जाता है। इस क्रिया में एटीपेज एंजाइम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस क्रिया में एटीपेज एंजाइम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार अवरोधक झिल्ली की दोनों सतह, बाहरी सतह और आंतरिक सतह पर वैद्युत रासायनिक प्रवणता उत्पन्न होने के कारण ऋण आयन बाह्य सतह से आंतरिक सतह के अंदर क्या है, प्रवेश कर जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। इस क्रिया में एटीपेज एंजाइम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा सिद्धांत हमने आपको बताया था आयन पंप सिद्धांत या साइटोक्रोम पंप सिद्धांत पर आपसे बात की। 1933 के अंदर दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लुंडेगार्थ और दूसरे का नाम था बर्स्ट्रोम। लुंडेगार्थ और बर्स्ट्रोम नामक वैज्ञानिक ने आयन पंप सिद्धांत या साइटोक्रोम पंप सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार पादपों में श्वसन की दर होती है। पादपों में श्वसन की दर का सीधा संबंध किससे होता है, पादपों द्वारा अवशोषित ऋण आयनों से होता है। पादपों की श्वसन दर का संबंध किससे होता है, पादपों द्वारा अवशोषित ऋण आयनों के द्वारा होता है। कि पादप के द्वारा कितने ऋण आयन क्या है, अवशोषित किए गए, ये पादपों की श्वसन दर उस पर क्या करती है, निर्भर करती है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि पादपों में श्वसन की दर, ठीक है, पादपों में श्वसन की दर का सीधा संबंध किससे होता है, पादपों द्वारा अवशोषित ऋण आयनों से होता है। इसमें हमने आपको बताया कि साइटोक्रोम ऋण आयनों को, ठीक है, साइटोक्रोम जो होता है वो ऋण आयनों को, ठीक है, अवरोधक झिल्ली से ऋण आयनों को अवरोधक झिल्ली से, ठीक है, बाहरी सतह से आंतरिक सतह के अंदर, बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। साइटोक्रोम जो होता है वो ऋण आयनों को, ठीक है, अवरोधक झिल्ली से बाह्य सतह से बाह्य सतह से आंतरिक सतह की ओर क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं।
तो साइटोक्रोम ऋणायनों को अवरोधक झिल्ली द्वारा, कौन सी झिल्ली द्वारा? अवरोधक झिल्ली की बाह्य सतह से आंतरिक सतह की ओर क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। इसी तरीके से मैंने बताया कि अवरोधक झिल्ली की बाह्य सतह से आंतरिक सतह पर धनायनों का जो स्थानांतरण होता है वो निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा होता है। अर्थात धनायनों का जो स्थानांतरण अवरोधक झिल्ली की बाह्य सतह से आंतरिक सतह की ओर होता है वह किस कारण से होता है? निष्क्रिय प्रवाह के कारण होता है। हम कह सकते हैं निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा धनायन अवरोधक सतह की बाह्य सतह से, अवरोधक झिल्ली की बाह्य सतह से आंतरिक सतह की ओर क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। ये सिद्धांत हमने आपको, दूसरा सिद्धांत लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और आज इस पाठ का ये अंतिम टॉपिक है और सक्रिय अवशोषण जो सिद्धांत है उसके समर्थन में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिस पर आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और इस पाठ का भी ये अंतिम टॉपिक है। ठीक है, देखिए अंतिम टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, वो है वाहक संकल्पना सिद्धांत। So today we are going to discuss about वाहक कैरियर, ठीक है, कॉन्सेप्ट थ्योरी। वाहक संकल्पना सिद्धांत। वाहक संकल्पना सिद्धांत क्या है? देखिए बात करते हैं। लेसन नंबर 8 का आज लास्ट टॉपिक है। पाठ का नाम था मिनरल एब्जॉर्प्शन इन प्लांट और आज का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं कैरियर कॉन्सेप्ट थ्योरी। वाहक संकल्पना सिद्धांत। वाहक संकल्पना सिद्धांत। वाहक संकल्पना सिद्धांत। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाहक संकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? 1937 में वॉन डैन होनर्ड। ठीक है, 1937 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वॉन डैन होनर्ड। वॉन डैन होनर्ड नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने वाहक संकल्पना सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया था। तो वाहक संकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन 1937 में वॉन डैन होनर्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। देखिए पादप कोशिका होती है, ठीक है, यानी कि कोई भी कोशिका होती है। इस सिद्धांत में बताया है कि कोशिका होते हैं या कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका या कोशिका झिल्ली पर एक ऐसा स्थान होता है जो आयनों का क्या करता है? अवशोषण करता है। ठीक है भाई, मैं आपको बता रहा हूं वाहक संकल्पना सिद्धांत। और वाहक संकल्पना सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया है, इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि कोशिका और ऊतक, कोशिका या ऊतक का एक ऐसा भाग होता है, एक ऐसा स्थान होता है जिसमें आयनों का अवशोषण, उस भाग के द्वारा आयनों का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? जब उनके द्वारा उपापचय ऊर्जा का क्या किया जाता है? उपयोग कर लिया जाता है, प्रयोग कर लिया जाता है। तो उपापचय क्रियाओं का जो उपयोग कर लिया जाता है तो वो कोशिका या ऊतक का वह भाग जो आयनों का अवशोषण उपापचय ऊर्जा के उपयोग से क्या है? करते हैं। और उस स्थान को कहा जाता है आंतरिक दिक् स्थान, इनर स्पेस के नाम से उसे जाना जाता है। उस स्थान को आंतरिक दिक् स्थान कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं। देखिए जैसे ये एक पादप कोशिका है, ये क्या है? एक पादप कोशिका है। ठीक है, कोशिका या ऊतक का वह भाग, ये तो गया कोशिका झिल्ली, और ये कोशिका भित्ति सेल वॉल, और ये हो गया कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मैंने बताया कि वाहक संकल्पना सिद्धांत में बताया गया है कि किसी भी कोशिका या ऊतक, ठीक है,
कोशिका या ऊतक का वह भाग, कोशिका या ऊतक का, अब मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, ये होता है भाग कोशिका झिल्ली का। ठीक है, हम बात ही कोशिका झिल्ली पे करेंगे, इसलिए पहले आपको बता रहे हैं कि क्या है कोशिका झिल्ली होती है, क्योंकि हम तो आंतरिक दिक् स्थान की परिभाषा आपको समझाने जा रहे हैं। आंतरिक दिक् स्थान क्या है, ठीक है, और आंतरिक दिक् स्थान कुछ भी नहीं होता है, आंतरिक दिक् स्थान कोशिका झिल्ली होती है। आंतरिक दिक् स्थान कौन सा होता है, कोशिका झिल्ली ही होती है, मैं आपको बता देता हूं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है, या कोशिका है या कोई ऊतक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका या ऊतक का वह स्थान या वह भाग जो आयनों को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, जो धनायन और ऋणायनों को क्या करेगा, ये स्थान है। ठीक है, मैंने आपको गोला लगाया, ये वह स्थान है, कोशिका या ऊतक का वह स्थान है जो धनायन और ऋणायनों को क्या करता है, अवशोषित करते हैं। और अवशोषण कब करते हैं कि यहां पर उपापचय ऊर्जा का ये क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उपापचय ऊर्जा का उपयोग करने पर ये धनायनों को क्या कर सकते हैं, धनायन या ऋणायनों को क्या कर सकते हैं, अवशोषित करते हैं। तो कोशिका या ऊतक का वह भाग, कोशिका या ऊतक का वह भाग जो आयनों का, ठीक है, अवशोषण उपापचयी ऊर्जा के उपयोग करने से होता है या उपापचयी क्रियाओं के प्रयोग से होता है, उसे कौन सा स्थान कहते हैं, आंतरिक दिक् स्थान कहते हैं। कोशिका या ऊतक का वह स्थान जो आयनों का अवशोषण उपापचयी ऊर्जा के उपयोग करने से होता है या प्रयोग करने से होता है, उसे आंतरिक दिक् स्थान कहते हैं। और आंतरिक दिक् स्थान की क्या है, कोशिका झिल्ली होती है, आंतरिक दिक् स्थान हो गया। और आंतरिक जो दिक् स्थान का जो मध्य भाग होता है, आंतरिक दिक् स्थान का जो मध्य भाग होगा, ये देखिए जैसे आंतरिक दिक् स्थान का ये भाग हमने यहां से ले लिया है, तो आंतरिक दिक् स्थान का मध्य भाग कौन सा हुआ, ये आंतरिक दिक् स्थान है, और इस आंतरिक दिक् स्थान का मध्य भाग ये हो गया। ये आंतरिक दिक् स्थान का कौन सा भाग है, मध्य भाग है। आंतरिक दिक् स्थान का कौन सा भाग है, ये मध्य भाग है। और ये मध्य भाग जो होता है, ये आयनों के लिए क्या है, अपारगम होता है। आयनों के स्थानांतरण के लिए ये भाग कैसा होता है, अपारगम्य होता है। तो आंतरिक दिक् स्थान का जो मध्य भाग होता है वो आयनों के लिए कैसा होता है, अपारगम होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कोशिका झिल्ली जो होते हैं वो आंतरिक दिक् स्थान होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। और कोशिका झिल्ली की जो सतह होती है, ये कोशिका झिल्ली होती है। इस कोशिका झिल्ली की सतह पर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है। भाई आपको कोशिका झिल्ली की संरचना अपने 11वीं क्लास में बताई थी, और आपको मैंने बताया कि कोशिका झिल्ली की जो बाह्य भाग होता है, बाह्य सतह होती है, वो प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। और आंतरिक सतह किससे बनी होती है, लिपिड से बनी होती है, फास्फोलिपिड से बनी होती है। आपको इस तरीके का डायग्राम हमने लास्ट इस क्लास के अंदर इस तरीके का डायग्राम आपको बनाया था, इस तरीके का अगर आपने देखा हो तो, और इस प्रकार का मैंने आपको डायग्राम बनाया था, इस तरीके का आपने 11वीं क्लास में हमने बताया। ये प्रोटीन का भाग होता है, ये बाहरी भाग होता है, ये आंतरिक भाग किससे बना होता है, वसा से बना होता है। ये प्रोटीन का स्तर जो होता है वो 20 आर्मस्ट्रांग मोटा होता है, वसा का जो भाग होता है वो 35 आर्मस्ट्रांग मोटा होता है। फिर किसका होता है, प्रोटीन का भाग होता है जो कितने आर्मस्ट्रांग मोटा होता है, 20 आर्मस्ट्रांग मोटा होता है। तो इस प्रकार की संरचना हमने आपको बताई थी, ठीक है, जिसका हमने एक सिद्धांत भी दिया था आपको, और वो सिद्धांत कहलाता है, मैं आपको बताया था, सैंडविच मॉडल के नाम से जाना जाता है। कोशिका झिल्ली का सैंडविच मॉडल, ये मॉडल हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि कोशिका झिल्ली जो होती है उस पर क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। कोशिका झिल्ली की सतह पर प्रोटीन पाई जाती है, और ये प्रोटीन होती है वो किसके रूप में काम करती है, यहाँ पर वाहक के रूप में काम करती है।
कोशिका झिल्ली पर उपस्थित प्रोटीन वाहक के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। और ये वाहक अणु क्या काम करते हैं, ये वाहक अणु क्या करते हैं, जो आयन होते हैं, ये प्रोटीन जो होती है वो वाहक के रूप में काम करती है, और वाहक जो होते हैं वो आयनों के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। देखिए वाहक जो हैं वो आयनों से जुड़ जाते हैं। वाहक आयनों से कब जुड़ते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। वाहक आयनों से कब जुड़ते हैं, वाहक क्या है, निष्क्रिय अवस्था में होता है, इसलिए ये क्या है, कोशिका की जो उपापचयी ऊर्जा होती है, अर्थात एटीपी के रूप में जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिससे वाहक कैसी अवस्था में आ जाते हैं, सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं, एक्टिवेट पोजीशन में आते हैं, और सक्रिय वाहक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। वाहक जो है वो सबसे पहले एटीपी से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। एटीपी कहां से आती है, उपापचयी ऊर्जा होती है। ये वाहक एटीपी से जब क्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है, सक्रियत वाहक का निर्माण हो जाता है। और यही सक्रियत वाहक किससे क्रिया करता है, आयनों से क्या करता है, क्रिया करता है। अर्थात सक्रियत वाहक आयनों से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और जुड़ने पर वाहक आयन सम्मिश्रण का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। वाहक आयन सम्मिश्रण का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, जो झिल्ली की दूसरी तरफ जाकर के, जो झिल्ली के दूसरी तरफ जाकर के आयनों को क्या कर देता है, छोड़ देता है, आयनों को मुक्त कर देता है। ठीक है, एक बार फिर हम आपको दोबारा से इस सिद्धांत को बता रहे हैं, वो है वाहक संकल्पना सिद्धांत। देखिए मैंने आपको बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार, वाहक संकल्पना सिद्धांत 1937 में वान डेन हॉनर्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, कोशिका या ऊतक का वह स्थान जो आयनों को अवशोषित, ठीक है, जो आयनों का अवशोषण उपापचयी ऊर्जा के प्रयोग से करता है, उसे आंतरिक दिक् स्थान कहते हैं। कौन सा दिक् स्थान कहते हैं, आंतरिक दिक् स्थान कहते हैं। आंतरिक दिक् स्थान का जो मध्य भाग होता है वो कैसा होता है, आयनों के लिए अपारगम होता है। आयनों के लिए कैसा होता है, अपारगम होता है। और अपारगम कौन होता है, कोशिका झिल्ली होती है। अर्थात कोशिका झिल्ली क्या है, आंतरिक दिक् स्थान वाला भाग होता है। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली जो होती है उस पर क्या पाई जाती है, प्रोटीन। कोशिका झिल्ली की सतह पर प्रोटीन पाई जाती है, और प्रोटीन जो होती है वो वाहक के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। ये वाहक जो होता है वो निष्क्रिय अवस्था में, ये सक्रिय कब होता है, वाहक जो होता है वो उपापचयी ऊर्जा के रूप में, वाहक जो होता है वो उपापचयी ऊर्जा जो होती है अर्थात एटीपी होता है, उससे क्रिया करता है, और क्रिया करने पर किसका निर्माण हो जाता है, सक्रियत वाहक का निर्माण हो जाता है। एक्टिवेटेड कैरियर का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब क्या होता है, सक्रियत जो वाहक होते हैं, सक्रियत वाहक जो होते हैं ये किससे क्रिया करते हैं, आयनों से जुड़ जाते हैं, आयनों से क्रिया करते हैं, जिससे वाहक आयन सम्मिश्रण का क्या होता है, निर्माण होता है। वाहक आयन सम्मिश्रण का निर्माण होता है। कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, वाहक आयन सम्मिश्रण का निर्माण होने के पश्चात ये क्या है कि जो कोशिका झिल्ली है उसके दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और जब मुक्त होते हैं तो ये वाहक आयन सम्मिश्रण जो होता है, वाहक आयन सम्मिश्रण जो होता है, वाहक आयन सम्मिश्रण जो होता है
उसका अपघटन हो जाता है और ये आयन जो होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, कोशिका झिल्ली के दूसरी तरफ जाकर के मुक्त हो जाते हैं, अर्थात आयन और निष्क्रिय वाहक। अब वाहक कैसा हो गया है, निष्क्रिय हो गया है, तो आयन मुक्त हो जाएंगे और वाहक कैसी अवस्था में आ जाएगा, निष्क्रिय वाहक क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाहक कैसा बनाया था पहले हमने, सक्रियता अवस्था में, और जब वो कोशी वाहक आयन सम्मिश्रण का निर्माण हो जाता है तो झिल्ली के, कोशिका झिल्ली के दूसरी तरफ जाकर के आयनों को मुक्त करते हैं। जब ये वाहक आयन सम्मिश्रण का अपघटन होता है तो आयन मुक्त हो जाता है, कोशिका के अंदर चले जाते हैं और निष्क्रिय वाहक रह जाता है। ये क्या हो गया, वाहक संकल्पना सिद्धांत। अगर आपके वाहक संकल्पना सिद्धांत याद भी नहीं रहे तो आप इन 3 बिंदुओं को याद रखना। जब वाहक एटीपी से क्रिया करता है तो सक्रिय वाहकों का निर्माण होता है, सक्रिय वाहक आयनों से जुड़ करके वाहक आयन सम्मिश्रण का निर्माण करते हैं। वाहक आयन सम्मिश्रण जो होते हैं वो कोशिका झिल्ली के दूसरी तरफ जाकर के आयनों को मुक्त कर देते हैं, आयन मुक्त हो जाते हैं, साथ में निष्क्रिय वाहकों का निर्माण हो जाता है। ये सिद्धांत कहलाएगा वाहक संकल्पना सिद्धांत, जो 1937 में वॉन डेन होनर्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसी के साथ लेसन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि बोर्ड के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आपका सिलेबस, ठीक है, लगभग 40% घटा दिया गया है, जिसमें कुछ टॉपिक्स आपके यानी कि जो हम पढ़ा चुके हैं, कुछ चैप्टर हैं वो पढ़ा चुके हैं वो हटा दिए। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका हटा दिया है, 5वां चैप्टर है वो हटा दिया है। जैसे हमने वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक आपको हमने पढ़ाए थे वो हटा दिए हैं। ठीक है, पादपों के द्वारा जल अवशोषण करने वाले अंगों पर आपसे बात की थी तो वो आपका टॉपिक हटा दिया। ऐसे कुछ टॉपिक यहाँ पर हटा दिए और लगभग आपके अब 28 चैप्टर शेष रह गए हैं। ठीक है, जिनमें हमने आपको इकोनॉमिक बॉटनी के भी कुछ चैप्टर्स पढ़ाए वो भी क्या है अब हटा दिए। इसलिए अब हम नए अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अनुसार आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक्स वेरी मच।